हाँ, देखिए आज जो है हम इन्फिनिटिव के चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले के क्लास में हम पढ़ाए हुए हैं इन्फिनिटिव क्या चीज़ होता है। आज एक बार फिर से उसके बारे में थोड़ा परिचय देते हुए तब हम इसके चैप्टर पर चलेंगे। देखिए वर्ब का ही एक दूसरा रूप है इन्फिनिटिव। वर्ब किसे कहते हैं? काम करने वाले शब्द को, जिस शब्द से काम करने का बोध होता है उसको वर्ब कहते हैं। साधारण भाषा में जैसे पढ़ना, लिखना, रीड, प्ले, स्पीक, गो, ये सभी वर्ब हैं। और ऐसे वर्ब जो होते हैं इसके अलग अलग रूप होते हैं टेंस और नंबर पर्सन के अनुसार। जैसे ही है तो रीड के साथ ही रीड्स एस लग जाएगा, या अगर रहेगा वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, उसमें एन जी लग जाएगा। तो इसका परिवर्तन वर्ब का होते रहता है। अब बच गए, अब इन्फिनिटिव क्या है तो इसके बारे में समझिए। वर्ब का रूप हमेशा बदलते रहता है आवश्यकता अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और इन्फिनिटिव उसको कहते हैं जिसका रूप किसी भी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से होगा और उसका रूप कभी नहीं बदलेगा। ऐसे वर्ब को इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब के ही एक रूप है इन्फिनिटिव, लेकिन इसका रूप कभी नहीं बदलता है और हर एक सब्जेक्ट के साथ समान रूप से प्रयुक्त होता है। इसी का नाम है इन्फिनिटिव। अब इसका पहचान सहज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हिंदी क्रिया वर्ब में जो होता है, जैसे पढ़ना शब्द है तो पढ़ना शब्द जो है उसके अंत में ना लगा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ब का जो उसको धातु कहते हैं। हिंदी में उसको धातु रूप कहते हैं। वर्ब के मूल रूप को धातु कहते हैं, वर्ब के वास्तविक रूप को धातु कहते हैं। और उसका हिंदी में साधारण रूप से पहचान है, उसके हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहता है। जैसे पढ़ना, जाना, खेलना, हंसना, इसमें ना जो लगा हुआ है तो इससे किसी काम को करने का बोध नहीं होता है। ये वर्ब तो है लेकिन वर्ब का नाम है, किसी क्रिया का नाम है, केवल नाम मात्र है। इससे किसी काम के करने का ज्ञान नहीं होता है। काम का नाम जरूर है लेकिन काम हो रहा है ऐसा नहीं बोध होता है। जब इसको किसी सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और उसके नंबर पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार उसका रूप बदलते हैं तब उससे किसी काम के करने का बोध होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम रीड्स, एस लगा दिए, टू हटा दिए। जैसे राम पढ़ रहा है तो राम इज रीडिंग, उसमें एन जी लगा दिए। ये तब वर्ब अपना वास्तविक कार्यरूप देता है। लेकिन अगर हम केवल पढ़ना, लिखना, खेलना ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे केवल काम के नाम का बोध होता है परंतु काम करने का बोध नहीं होता है। तो ऐसे वर्ब को हिंदी में धातु कहते हैं, लेकिन इसका पहचान है कि उसकी हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहता है। यही इसका पहचान है कि ये मूल धातु है। और अब इस धातु को इंग्लिश में ही, इसी धातु को इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके पीछे भी कुछ पहचान है इंग्लिश में भी। जैसे हिंदी में आप क्रिया के अंत में जहाँ ना लगा रहता है तो उसको धातु कहते हैं। उसी क्रिया को इंग्लिश में अगर हम पहचान करना चाहेंगे तो साधारणतः उसके पहले इंग्लिश क्रिया में इंग्लिश वर्ब के पहले टू लगा रहता है जो इन्फिनिटिव कहलाता है। तो हम अब मतलब संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि जिस वर्ब के पहले टू लगा रहे उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहे उसके धातु कहते हैं अर्थात इन्फिनिटिव कहते हैं। हिंदी में इन्फिनिटिव के अंत में ना रहता है, इंग्लिश में इन्फिनिटिव के पहले टू रहता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना का अगर आपसे कोई अंग्रेजी वर्ड पूछे तो आप केवल रीड कहेंगे तो गलत हो जाएगा। पढ़ना का इंग्लिश होता है टू रीड। जाना, जैसे ना लगा है तो जाना का इंग्लिश हिंदी में जैसे ना है तो हिंदी में ना लगा, तो इसी तरह से इंग्लिश में टू गो, टू राइट, टू प्ले। तो जहाँ तक वह वर्ब है उसके पहले यदि टू लगा हुआ है तो सोच लीजिए ये इन्फिनिटिव है। यही आपको इन्फिनिटिव का पहचान हुआ जो वर्ब का मूल रूप है, और यह किसी नाम का बोध कराता है, वर्ब के नाम का बोध कराता है। तो आप अभी तक जितना देर से अभी हम समझाए हैं ये इन्फिनिटिव के बारे में समझे। क्योंकि इसके पहले भी हम क्लास ले चुके हैं इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं। अब इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फुल इन्फिनिटिव, दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। जो इन्फिनिटिव टू से शुरू होता है उसको फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। जो इन्फिनिटिव बिना टू का प्रयोग किया जाता है उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ इन्फिनिटिव जहाँ टू लगाना जरूरी होता है, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें टू नहीं लगाते हैं, नहीं लगाया जाता है, लेकिन टू उसमें तब भी कायम रहता है लुप्त अवस्था में, और तब भी उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो फुल इन्फिनिटिव के बारे में तो अभी हम विस्तार से समझा ही दिए। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड,
वह खेलना चाहता है, ही वांट्स टू प्ले। तो यहाँ टू प्ले जो कह रहे हैं ये इन्फिनिटिव है, हिंदी में भी ना लगा हुआ है, पढ़ना चाहता है पढ़ना लगा हुआ, खेलना चाहता है तो खेलना में ना लगा है, तो इंग्लिश में भी टू लग गया। तो ये जो फुल इन्फिनिटिव है और इसका जो प्रयोग होता है तो टू के साथ होता है, जिसको हम फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब हम बेयर इन्फिनिटिव के बारे में चलते हैं, चूँकि उसी का चैप्टर भी है। बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं उसको जिसमें टू नहीं लगता है या टू साइलेंट रहता है, व्याप्त होते हुए भी वह व्याप्त प्रकट दिखता नहीं है या लिखा नहीं जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है वर्ब के साथ जहाँ टू लिखने की जरूरत नहीं होती, लिखना अच्छा नहीं होता, लेकिन मान लिया जाता है इसके अंदर टू है, इसलिए उसको भी इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो इसको कहते हैं बिना इन्फिनिटिव, बिना टू का इन्फिनिटिव विदाउट टू इसको कहते हैं। जैसा कि चैप्टर में आप देख लीजिए, इन्फिनिटिव विदाउट टू मतलब बिना टू का इन्फिनिटिव, इसी को इंग्लिश में बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो अब इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन सा वर्ब है और कौन कौन ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर बिना टू के इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए, कुछ वर्ब के साथ बिना टू के इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है या बिना टू का प्रयोग होता है। वो कौन से वर्ब होते हैं सुन लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। इससे पहले के चैप्टर में हम बहुत विस्तार से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा चुके हैं। आप पहले के पीछे के क्लास में आप देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब क्या होता है, और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसके साथ मॉडल उसके बाद आने वाले वर्ब बिना टू का होता है, विदाउट इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, विदाउट टू का। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और कितने हैं इसको पहले समझ लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 10 है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है? 10 है। तो अब इसमें कौन कौन सब आते हैं देखिए, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, शुड और वुड, ये सभी 10 हैं। ये 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद अगर कोई भी वर्ब लिखा जाएगा तो उसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसको इन्फिनिटिव विदाउट टू कहेंगे। कहने का मतलब जितने भी वर्ब ये मॉडल रूप में आते हैं, इसके बाद आने वाला जो प्रिंसिपल वर्ब होगा वह वर्ब का मूल रूप होगा, असली रूप होगा, वास्तविक रूप में लिखा जाएगा, और उसके हिंदी क्रिया के अंत में हो सकता है कि ना लगा भी रहे या नहीं भी लगा रहे, लेकिन वर्ब का वह मूल रूप में प्रयोग किया गया है, और इसीलिए इंग्लिश में भी इसको इन्फिनिटिव कहते हैं इसके बाद आने वाले वर्ब को। और ऐसे वर्ब के ये इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो आने वाले वर्ब होते हैं उसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, वह टू साइलेंट रहता है। मान कर चला जाता है इसमें भी टू है, व्याप्त है, लेकिन ये साइलेंट है, प्रकट रूप से लिखा नहीं जाता है, इसीलिए इसको हम इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करना कहते हैं। अब इसके ऊपर एग्जाम वाक्य द्वारा, सेंटेंस द्वारा देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो यहाँ जाऊंगा में जो है वर्ब मूल रूप में है, इसलिए आई शैल टू गो कहना गलत होगा, जबकि टू है लेकिन साइलेंट। ही विल टू गो, यहाँ टू नहीं होगा, आपको हम ब्रैकेट में इसलिए शो कर दिए हैं कि यहाँ टू है, लेकिन यह क्या है? साइलेंट अवस्था में, ये लुप्त अवस्था में है, इसलिए यहाँ गो को हम इन्फिनिटिव कहेंगे, लेकिन इन्फिनिटिव विदाउट टू कहेंगे। यहाँ टू आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम ब्रैकेट में दे दिए हैं कि यहाँ टू जो होना चाहिए नहीं लिखा गया है। ही विल टू गो, ही विल गो कहिएगा। जैसे राम शुड प्ले, तो यहाँ भी टू लगना चाहिए, लेकिन सिर्फ शुड के बाद नहीं लगेगा। राम शुड प्ले, राम को खेलना चाहिए। ही मस्ट राइट, उसे अवश्य लिखना चाहिए, तो यहाँ टू राइट कहना चाहिए, तो टू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आया हुआ वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया गया है। देखिए, तो अब संक्षेप मतलब सारांश के रूप में आप समझ सकते हैं कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा इन्फिनिटिव विदाउट टू के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इतना तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नंबर 2। डेयर और नीड के बाद अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। एक बार मॉडल तो आप जान लिए हैं, जिसकी संख्या 10 है। कभी कभी डेयर और जो इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। डेयर और नीड ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग अगर हम निगेटिव में करेंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो वहाँ पर इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा।
इसके बाद यानी नीड और डेयर के बाद आने वाला जो वर्ब होगा उसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, और जब टू का प्रयोग नहीं होगा तो हम उसी को इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं। और याद रहे कि यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा फिर से कर दी है, तो यहाँ नीड और डेयर का प्रयोग जब होता है तो इसके साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में टू लगता है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू नहीं लगता है। तो जब इसके साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करने पर टू नहीं लगता तब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का रूप ले लेता है, और यही डेयर और नीड एफर्मेटिव रूप में जब प्रयुक्त होता है तब यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, तब ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम करता है। यही कारण है कि इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नाम आया है। अब हम इसके ग्रुप में इसको इसलिए नहीं शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये डेयर और नीड प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करता है एफर्मेटिव में प्रयुक्त होने पर, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में प्रयुक्त होने पर मॉडल का भी काम करता है। तो ये अलग से एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसको माना गया है। तो इसका एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ही डेयर नॉट आस्क, यानी ही डेयरंट आस्क, वह पूछने का दुस्साहस नहीं करता। डेयरेंट मतलब होता है कठोर प्रयास, साहस करना, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाना। ही डेयरंट आस्क, वह पूछने का दुस्साहस नहीं करता। ही निडंट रन, ही निडंट रन, उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है। नीड यू रन, नीड यू रन, यहाँ नीड यू के बाद टू रन नहीं लिखे हैं, यहाँ टू रन नहीं लिखे, यहाँ टू आस्क नहीं लिखे हैं। यहाँ देख लीजिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यहाँ निगेटिव में है, निगेटिव में है तो रन के पहले टू नहीं लगाया है, और नीड के बाद ये नीड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ये नीड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो नीड यू रन यहाँ भी इंट्रोगेटिव होने के कारण से वर्ब के पहले टू नहीं लगाया है। डेयर ही गो, डेयर ही टू गो कहेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कभी ऐसे स्थिति में कहते हैं डेयर और नीड को, और डेयर नीड के बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। जब इसी डेयर और नीड का प्रयोग एफर्मेटिव में होगा तब वह उसके साथ टू का प्रयोग करना पड़ेगा। वो कैसे होगा इसमें ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करना सिखा रहे हैं, तो हम मौखिक रूप से समझा देते हैं। जैसे ही नीड्स टू गो, यहाँ टू लगा दिया, एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही डेयर्स टू आस्क द क्वेश्चन, उसे प्रश्न पूछने का दुस्साहस वह करता है। ही डेयर्स टू या ही डेयर्ड टू आस्क द क्वेश्चन, उसने प्रश्न पूछने का हिम्मत किया, दुस्साहस किया। तो यहाँ देखिए टू लगाए हैं क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस में था, इसीलिए हमको टू लगाना पड़ा। लेकिन ऐसा प्रयोग यहाँ नहीं सिखाया गया क्योंकि यह इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग है। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके बताया गया है। हम जो अभी मौखिक रूप से एग्जाम्पल दिए वो एफर्मेटिव सेंटेंस का था। चलिए अब तो ये हो गया डेयर का प्रयोग कैसे कहाँ होता है। अब हम चलते हैं अगला तीसरा नंबर। कुछ वर्ब के बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, परंतु ऐसे वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का रहना आवश्यक होता है। इसमें एक शर्त लगा दिया गया कि कुछ वर्ब है जिसके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, यानी टू नहीं लगता है वर्ब के साथ। लेकिन एक शर्त है, क्या शर्त है, कुछ वर्ब है लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है, तब उस इन्फिनिटिव के पहले टू नहीं लगेगा, विदाउट इन्फिनिटिव का प्रयोग। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में समझिए, लेट मी गो, ये लेट के बाद मान लीजिए ये वर्ब है लेट, लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद जो अगर कोई वर्ब आएगा यानी इन्फिनिटिव आएगा तो वो विदाउट टू होगा। इसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, टू गलत लिखा जाएगा, लिखना गलत होगा। इसको साइलेंट रूप में हम ब्रैकेट के अंदर दे दिया है समझने के लिए। टू व्याप्त रहता है, टू व्याप्त रहता है लेकिन उसको प्रकट रूप से नहीं लिखा जाता है, ऐसे में इन्फिनिटिव विदाउट टू इसी को कहते हैं। तो देखिए लेट वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब क्या है, विदाउट टू है, इन्फिनिटिव विदाउट टू है। यही कारण, यही बात इसमें कही गई है कि कुछ वर्ब के बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, लेकिन परंतु ऐसे वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का रहना आवश्यक होता है। कौन वर्ब के साथ, ये वर्ब जो है, इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहना आवश्यक है। अब तब जो कोई वर्ब आएगा इन्फिनिटिव आएगा तो विदाउट टू होगा। और कोई वर्ब है ऐसा क्या, हाँ है, जैसे ही सॉ मी,
तो यहाँ ही सॉ, तो सॉ तो वर्ब हो गया, सॉ के बाद आने वाला जो वर्ब है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सॉ के बाद आने वाला वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद जो कोई आ रहा है इंफिनिटिव, तो इसको हम विदाउट टू लिखेंगे, यानी बिना टू का लिखेंगे। ही सॉ मी टू कम, यहाँ टू लिखना गलत होगा, ही सॉ मी कम ऐसे कहिए। इसी तरह से वी हर्ड देम क्राई, इसका मतलब हुआ हमने उसे चिल्लाते हुए सुना, हमने उनको चिल्लाते हुए सुना। इसका मतलब हुआ आई सॉ हिम कम, मैंने उसे आते हुए देखा, मैंने उसे आते हुए देखा। यहाँ कहने में थोड़ा सा गलत लग रहा है, उटपटांग लग रहा है। कहने में तो अच्छा ये लगता है कि ही सॉ मी टू कम, लेकिन नियम कहता है कि इसके साथ टू का प्रयोग प्रकट रूप से नहीं लिखा जाता है, ये विदाउट इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए यहाँ ही सॉ मी कम कहिएगा। यहाँ प्राय लोग मिस्टेक करते हैं, यही सब सवाल ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ टू होगा कि नहीं। लड़के अनजाने में यहाँ निश्चित रूप से मिस्टेक करते हैं टू लगा करके, जो टू यहाँ लगाना गलत होता है। इसलिए कुछ निश्चित वर्ब है जैसे कि सॉ, लेट, ऐसे वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला जो कोई इन्फिनिटिव होगा तो वह बिना टू का प्रयोग होता है, जैसा यहाँ दर्शाया गया है। जैसे वी हर्ड देम क्राई, आई फील हिम टच मी, आई फील, ये फील वर्ब हो गया, इसके बाद आने वाला ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आया है वह इन्फिनिटिव विदाउट टू है, अर्थात इसके पहले जो टू लगना चाहिए वो टू नहीं है। जैसे आई फील हिम टच मी, वह मुझे स्पर्श कर रहा ऐसा महसूस हो रहा, मुझे उसके द्वारा स्पर्श करना महसूस होता है, मुझे उसके द्वारा स्पर्श करना महसूस होता है। तो यहाँ महसूस करने के अर्थ में, फील के अर्थ में जो आने वाला अगला सेंटेंस है, वर्ब है, उसमें विदाउट टू का प्रयोग होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या कहता है, जो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। अब एक तो बात है, ऐसे कौन कौन से वर्ब हो सकते हैं जिसके बाद ये रूल लागू होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे कुछ वर्ब हैं, कौन से वर्ब हैं तो ऊपर में दे दिया गया है, सबसे पहले इसी को दे दिया है। जैसे लेट, मेक, हियर, फील, सी, फील दो बार आ गया, वॉच, नो, नोटिस, हेल्प, इटीसी, और भी कुछ दो चार हो सकते हैं। तो ये सब वर्ब हैं जिसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगला है, इसमें कुछ नोट भी है, कुछ विशेष रूप से भी अगला कुछ अतिरिक्त रूल है, परंतु पैसिव वॉइस में उपयुक्त वर्ब के बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है। ये तो जितना सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, जब इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करके लिखना चाहेंगे तो यहाँ जो बोले हैं कि इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है पैसिव में बनाने पर। तब इसका इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं। तब कैसे करते हैं, जहाँ टू लगना नहीं लगना चाहिए वहाँ टू लगा करके प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज मेड टू वीप, ही वॉज मेड टू वीप, यहाँ देखिए मेक का प्रयोग जो हुआ है, यहाँ मेक से पास्ट टेंस में मेड हो जाता है। मेक का प्रयोग जब हम करते हैं तो इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। जैसे ही मेक्स मी, ही मेक्स, मेक हो गया वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब लिखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा। ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। आपको यहाँ पर हम पास्ट में लिखेंगे तो ही, इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो लिखा गया है ही वाज मेड टू वीप, ही वाज मेड टू वीप, मतलब वह हंसाया गया, वह हंसाया गया पैसिव वॉइस में। यू वेयर सीन टू कम, यू वेयर सीन, तुम देखा गया आते हुए, इसको पैसिव वॉइस में कहिए और इस पैसिव वॉइस में कारण से कम के पहले टू लग गया। ही वाज हेल्प्ड टू स्टडी, ही वाज हेल्प्ड टू स्टडी, वह अध्ययन करने के लिए मदद किया गया। तो यहाँ पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है, ये नोट के रूप में आया है। अब हम लास्ट में जो रूल लिखा है इसको ठीक से समझिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ बीन यूज्ड एज इन ट्विन वर्ड्स
डबल वर्ब्स, ये दूसरा शब्द या जुड़वा वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया। ध्यान से समझिए इसको। कुछ डबल वर्ब्स होते हैं, कुछ डबल वर्ब जो दो शब्द यानी दो वर्ब मिलकर के एक अर्थ प्रदान करने वाले जो कुछ वर्ब हैं उसी को कहते हैं डबल वर्ब। क्या कहते हैं? डबल वर्ब, जुड़वा वर्ब, ट्विन वर्ब। इसको ट्विन वर्ब भी कह सकते हैं। तो ऐसे वर्ब के साथ हमेशा इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। कुछ जुड़वा वर्ब जो होते हैं दो शब्द से मिलकर के या तीन शब्द से मिलकर के बनने वाले शब्द या वर्ब, उसके साथ इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग हमेशा हमेशा के लिए होता है। जैसे यू हैड बेटर, यहाँ टू साइलेंट किए हैं। यू हैड बेटर टेक मेडिसिन, इसका मतलब आपके लिए दवा लेना बेहतर होगा, आपके लिए दवा लेना बेहतर होगा। यहाँ दवा लेना, ना तो लगा हुआ है, तो ना लगा हुआ तो वर्ब का मूल रूप है, हिंदी क्रिया के अनुसार वो मूल धातु है। और लेना का अंग्रेजी टेक होता है, तो उसके पहले को टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेना ना से नष्ट होने वाला मूल धातु रूप में है हिंदी में, तो उसका इंग्लिश में भी जो होगा तो मूल वर्ब के रूप में प्रयोग करने के कारण से उस टेक के पहले टू लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ टू नहीं लगाया जाएगा। और क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि हैड बेटर के बाद आया है, इसलिए टेक के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। यू हैड बेटर टू टेक मेडिसिन करना गलत होगा, जबकि कहने में अच्छा लगता है, टू लगाकर बोलना अच्छा लग रहा है, लेकिन फिट हो रहा है, लेकिन तब भी इसका टू का प्रयोग करना नहीं है। यू हैड बेटर टेक मेडिसिन, इस जगह प्राय ये सवाल पूछता है, लड़के फंस जाते हैं, टू लगाकर गलती कर देते हैं। ही वुड रेदर डाई, ही वुड रेदर डाई, वह ही वुड रेदर डाई देन लिखना चाहिए, रेदर के बाद देन का प्रयोग होता है। इसका मतलब समझिए, ही वुड रेदर डाई देन गो डाउन द हिल, वह सिर झुकाने के बजाय मर जाना पसंद करेगा, वह सिर झुकाने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। ही वुड रेदर डाई देन गो डाउन द हिल। यहाँ देखिए वुड रेदर है, ये कौन सा सेंटेंस है? वुड रेदर। यहाँ क्या लिखे थे? हैड बेटर। यही सब जुड़वा वर्ड है जिसके बाद कोई इंफिनिटिव जो होगा तो विदाउट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम्पल से तो आप समझ गए। अब नीचे में ऐसे कौन कौन से जुड़वा वर्ड हैं जहाँ पर इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, जहाँ इंफिनिटिव के साथ टू के प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ऐसे और भी कोई वर्ब हैं कि केवल यही दो? तो और भी हैं जिसका नीचे में प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार के कुछ ये सब वर्ब हैं जिनके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। जैसे बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, हैड सूनर, कैनॉट बट, नीड हार्डली। ये सभी वर्ब्स हैं जो आपस में एक दो या तीन शब्द से मिलकर बने होते हैं और इसके लास्ट में आने वाला जो इंफिनिटिव होगा वह विदाउट टू के रूप में प्रयुक्त होगा। तो यही है इंफिनिटिव विदाउट टू के जितने भी रूल होते हैं। और भी कुछ रूल शेष हैं जो अगले क्लास में हम आपको लेकर आएंगे। आज के क्लास में आपको इतना समझ लेना है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दे करके समझाते हैं। ही कैनॉट बट, अगर हम कहें किसी से ट्रांसलेशन पूछे हैं तो वह पढ़ते ही रहता है, वह ही कैनॉट बट, वह क्या कहेंगे? वह पढ़ते रहता है। तो जैसे कहेंगे ही रीड्स, ही नन बट, यहाँ नन बट का प्रयोग करना पड़ेगा। ही रीड